अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस आप लोगों ने सुना होगा कि एग्रीकल्चर ही एक एम्प्लॉयमेंट सोर्स था ऑन अ लार्ज स्केल और इसका शेयर ऑलमोस्ट 60% ऑफ द जीडीपी था। लेकिन रिसेंट स्टडीज से ये पता चला है कि ये घटकर सिर्फ 18.8% ही रह गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसमें कोई चिंता करने वाली बात है? अगर है तो कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? इज देयर अ नीड फॉर अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन? आइए जानते हैं इस वीडियो। आजादी के 75 सालों के सफर में जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा और बड़े बदलाव देखने को मिले हैं वो है कृषि सेक्टर। देश में एक वक्त था जब देश के आधे से ज्यादा जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती थी। Focus to India, where the country's economic growth has fallen sharply to 6.3% in July to September quarter, from double-digit growth of April to June quarter. The elevated inflation and global pressures stemming from Russia's war in Ukraine has taken its toll on the economic engines in the country. To boost horticulture in the Kashmir Valley, the government is bringing in new scientific techniques and methods for the farmers to produce world-class fruits. Horticulture is one of the many industries in the Union Territory of Jammu and Kashmir and contributes to around 8% of the GDP. सांसों सिर्फ खेती ही नहीं, यहाँ तक कि फिशरी सेक्टर में प्रोसेसिंग का भी एक बहुत बड़ा स्कोप हमारे यहाँ है। कोविड के बाद देश और विदेश में ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं। An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri startups by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. हमारी कहानी शुरू होती है बिफोर 1947 अंडर ब्रिटिश रूल। इंडिया की नेशनल इनकम का 90% शेयर सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही निर्भर करता था। इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहते थे और उनका रहन सहन सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उस टाइम एक दौर आया जब इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ गिरने लगी। लोगों में सही गाइडेंस ना होने की वजह से इसे ठीक करने की भी कोशिश नहीं की जा रही थी। दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी ट्रेड डील्स को कंटिन्यू कर रहे थे। वो इंडिया से डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सच एज इंडिगो को एक्सपोर्ट कर रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सॉइल की हेल्थ पर इसका बहुत इफेक्ट हो रहा था। ब्रिटिश रूल के दौरान बहुत सारे रीजंस थे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में गिरावट का कारण बने। फर्स्टली वाज द जमींदारी सिस्टम। जमींदारी एग्रीकल्चर सिस्टम मेनली बंगाल में प्रैक्टिस होती थी, जो ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल भी था। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग मेजॉरिटी प्रॉफिट्स जो फसल से आती थी वो जमींदार को मिलती थी, ना कि किसानों को। इस वजह से इन जमींदारों को ह्यूज प्रॉफिट होता था और किसानों को कम में ही गुजारा करना पड़ता था। ये जमींदार एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करते थे, बट इससे आने वाले मुनाफे को लेने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। यहाँ तक कि जब कंट्री की इकोनॉमी गिर रही थी, फिर भी जो टैक्सेस लिए जाते थे उनमें कोई कमी नहीं की जा रही थी। इन टैक्सेस में अनएथिकल रूल्स और रेगुलेशंस थे जो किसी भी किसानों के फेवर में नहीं था। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई किसान अपना टैक्स पे नहीं कर पाता था बैड वेदर कंडीशंस और क्रॉप फेलियर की वजह से, तो उस किसान की सारी राइट्स को ले लिया जाता था। अब वो ना खेती कर सकता था और ना ही उसकी कोई हेल्प कर सकता था। सेकेंड रीजन वाज फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन। अब जो क्रॉप्स किसान सेल्फ कंजम्पशन के लिए ग्रो करता था, उन क्रॉप्स को सेल करने के लिए ब्रिटिशर्स फार्मर्स को फोर्स करने लगे। रिसोर्सेज की कमी होने के बावजूद ब्रिटिश रूलर्स किसानों को फोर्स करने लगे कि एक्सेस में क्रॉप्स ग्रो करो ताकि उसे हम बेच सकें और ज्यादा प्रॉफिट्स कमा सकें। अब मेजॉरिटी ऑफ क्रॉप्स को मार्केट में बेचना शुरू किया गया। ब्रिटिशर्स ने एक्सेसिव अमाउंट में कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करवाया जिसे हाई प्रॉफिट्स में बेचा जा सकता था, जिसमें से एक हाईली डिमांडिंग कमर्शियल क्रॉप था इंडिगो। इंडिगो बहुत ही प्रॉफिटेबल कमर्शियल क्रॉप था जो बहुत ह्यूज प्रॉफिट्स दे रहा था, बट दूसरी तरफ किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि वो सॉइल की फर्टिलिटी और क्वालिटी को खराब कर रहा था, जिसकी वजह से क्रॉप्स की प्रोडक्शन में गिरावट देखने को मिली। थर्ड रीजन जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में गिरावट देखने को मिली वाज पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। जब इंडिया की पार्टीशन हुई एज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, तब देश में फूड क्राइसिस होने लगी। इस फूड क्राइसिस का मेन रीजन था पंजाब के बहुत सारे एग्रीकल्चरल लैंड जिसमें राइस प्रोड्यूस होती थी का पाकिस्तान में चले जाना। 15th August 1947 इंडिया को आजादी मिली। Crowds filled the streets, celebrating, singing and laughing. Outside the Constituent Assembly, crowds again broke through the police cordon. From the balcony of the building, Pandit Nehru, India's first premier, urges the crowd to let the procession move through. Pandit Nehru, Congress leader, is India's prime minister. In India, nearly everyone is hungry. इन द ईयर 1950-51 में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की शेयर ऑलमोस्ट 57% ऑफ टोटल जीडीपी हो गई थी, जबकि
Industry share in the GDP was 14.16% and services sector 28.84%. बट अनफॉर्चुनेटली 1965-66 में सीवियर ड्राउट की वजह से इंडिया ने अपने एग्रीकल्चर पॉलिसी को चेंज किया, क्योंकि वो फॉरेन से अब ज़्यादा फूड इंपोर्ट नहीं कर सकता था। इंडिया में इसी फूड ग्रेन्स की कमी को पूरा करने के लिए सिग्निफिकेंट पॉलिसीज को फॉर्म किया गया, जिसके साथ अंडर MS स्वामीनाथन इंडिया विटनेस्ड द वेरी फेमस ग्रीन रेवोल्यूशन। Well, the Green Revolution was a term coined in 1968 to mark the beginning of agricultural progress based on improved yields, productivity improvement. Before that, we were having increased production, but that came from an area expansion, more area under agriculture. From about 1968 onwards, our progress was more towards yield per hectare or per area, and that was caused about by the high yielding varieties of wheat, of rice, of jowar, bajra, maize, and they were all grown with water, irrigation water, and good soil fertility management. The high yielding varieties were capable of converting irrigation water and soil nutrients into grains. This is what we started calling Green Revolution. ग्रीन रेवोल्यूशन ने मेनली फोकस किया प्रोडक्शन को बढ़ाने में और डिजीज रेजिस्टेंट व्हीट वैरायटी को प्रोड्यूस करने में। इसी के साथ HYV सीड्स, दैट इज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को बनाया गया, जो कि नॉर्मल सीड्स से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ व्हीट प्रोडक्शन कर सकता था। 1986 में नेशनल पल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम को सेटअप किया गया, जो ऑलमोस्ट 13 स्टेट्स को कवर करता था, जिसका मेन एम था फार्मर्स को बेहतरीन टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करना। सेम ईयर में टेक्नोलॉजी मिशन को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ऑयल सीड्स सेक्टर को बूस्ट किया जा सके और अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी को इम्प्रूव किया जा सके। इंडियन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बनाया एग्रीकल्चर सेक्टर में और एडवांसमेंट करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली इतनी सारी एफर्ट्स इंडियन गवर्नमेंट की ओर से करने के बाद भी आज हम देख सकते हैं एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूटरी शेयर कंट्री की जीडीपी में 57% इन 1950-51 से घटकर 18.8% इन 2020-21 तक रिपोर्ट किया गया है। नाउ द मेन क्वेश्चन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? जीडीपी में एग्रीकल्चर शेयर को बढ़ाने का डायरेक्टली मीनिंग है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर और इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। क्रॉप्स की यील्ड को बढ़ाने के लिए ज़रूरत है कंट्री के रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथन करना, ताकि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है थ्रू आउट द वर्ल्ड वो इंडिया में अवेलेबल हो फार्मर्स के पास। इसी के साथ एक सिस्टम डेवलप की जाए जिसमें टॉप ऑफिशियल्स जैसे कि रिसर्च साइंटिस्ट को फार्मर्स और एक्सटेंशन वर्कर्स के साथ मिलकर लोकेशन स्पेसिफिक फार्म टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी चाहिए, ताकि हायर प्रोडक्शन हो पाए बेस्ड ऑन डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस। एग्रीकल्चर सेक्टर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, जो मेन रीजन है प्रोडक्टिविटी और कैपिटल की कमी का। हाई पब्लिक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इस इन्वेस्टमेंट की वजह से हमें डिफरेंट न्यू क्रॉप वेराइटीज़ और ब्रीड्स ऑफ लाइवस्टॉक फ्यूचर में देखने को मिल सकती है और हम एग्रीकल्चर सेक्टर को और डेवलप कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स के एफिशिएंट यूज के लिए लोकेशन स्पेसिफिक रिसर्च की जा सकती है। इस रिसर्च में साइंटिस्ट्स वेरियस पैरामीटर्स पे वर्क कर सकते हैं, जैसे कि बैलेंस्ड यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसमें क्रॉप्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल पा रही है कि नहीं उनके ज़रूरत के अकॉर्डिंग पर ध्यान दिया जाएगा। टाइमिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स पर ध्यान दिया जाएगा, जिसके थ्रू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स ना हो, क्योंकि ये क्रॉप एज वेल एज अदर लिविंग बींग्स के लिए हार्मफुल है। इंप्रूवमेंट इन सॉइल टेस्टिंग सर्विसेज पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें सॉइल की रेगुलर सैंपलिंग की जाएगी ताकि सॉइल में अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का रिसर्चर्स को पता चल सके। श्री नरेंद्र सिंह तोमर, हमारे यूनियन एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर मिनिस्टर, ने बताया कि इस बजट का मेन एम है फार्मर्स की डेवलपमेंट। उन्होंने कहा कि स्मॉल फार्मर्स को इससे बेनिफिट होगा और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार इस बजट का मेन पर्पस है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी से लिंक किया जाएगा ताकि फार्मर्स को लॉन्ग रन में बहुत सारी बेनिफिट्स मिले और एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट हो। कल्चर एक्सेलरेटर फंड का मेन एम है रूरल एरियाज में यंग एंटरप्रेन्योर्स को स्टार्टअप्स के लिए एनकरेज करना। इस फंड का ऑब्जेक्टिव है इनोवेटिव और अफोर्डेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना फार्मर्स को, जो वो फेस करते हैं विद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर और डेवलप हो और प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। बात कुल मिलाकर इतनी सी है कि हमें इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर की नीड तो है, लेकिन मेनली वी नीड एग्रीकल्चर सेक्टर, ताकि कंट्री की फूड शॉर्टेज को कम किया जा सके और स्मॉल फार्मर्स को इससे फायदा हो। देश में कोई यूथ एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने को नीचा ना समझे, बल्कि वो प्राउडली कह सके, यस आई एम एन इंडियन फार्मर। देश में अनएम्प्लॉयमेंट जरूर है, जो गवर्नमेंट भी सुधार करने की कोशिश में लगी है, लेकिन आप खुद एग्रीकल्चर सेक्टर के वेरियस फील्ड्स जैसे कि बी कीपिंग, पोल्ट्री, डेयरी फार्मिंग में जुड़कर
इस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं। लोगों का इंटरेस्ट अब सर्विस सेक्टर में बहुत देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं ये बात उन लोगों से कह रहा हूँ जो अभी भी सोच रहे हैं उन्हें लाइफ में करना क्या। आप एक एग्रीप्रेन्योर बन सकते हैं, मतलब कि एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। आप खुद अपनी लाइफ को एक बेहतरीन मोड़ दे सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। इस टॉपिक पे भी मैं वीडियो जल्द बनाऊंगा और आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के इंपॉर्टेंस के साथ साथ करियर ऑप्शंस टू एग्रीकल्चर को बताने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और इससे आपको कोई भी वैल्यू मिली है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।